इसके बाद मैकेनिज़्म ऑफ एक्टिवेशन ऑफ लिम्फोसाइट क्लोन डिस्कस किया गया कि बी एंटी लिम्फोसाइट एक्टिवेट कैसे होंगे। तो ये बिल्कुल सिंपल है। जो हमारे बी लिम्फोसाइट्स हैं उनके सरफेस पे 1 लाख के करीब एंटीबॉडीज़ मौजूद होंगी। जब कोई एंटीजन बॉडी में एंटर होगा तो वो एंटीबॉडीज़ के साथ अटैच हो जाएगा, और जब एंटीबॉडीज़ के साथ अटैच हो जाएगा जो कि बी लिम्फोसाइट के सरफेस पे मौजूद हैं, तो हमारे बी लिम्फोसाइट्स भी एक्टिवेट हो जाएंगे और वो प्लाज्मा सेल्स बनाएंगे और अल्टीमेटली एंटीबॉडीज़ डेवलप होंगी। इसी तरह हमारे टी लिम्फोसाइट्स के सरफेस पे सरफेस रिसेप्टर प्रोटीन्स मौजूद होते हैं जिन्हें टी सेल रिसेप्टर कहते हैं। इन टी सेल रिसेप्टर से हमारे एंटीजन बाइंड करेंगे जब वो एंटर होंगे, और जब इनकी बाइंडिंग होगी तो हमारे टी सेल्स एक्टिवेट हो जाएंगे और उसके बाद वो एक्टिवेटेड टी लिम्फोसाइट बनाएंगे जो कि उस एंटीजन के अगेंस्ट रिस्पॉन्स करेंगे। इसके बाद रोल ऑफ मैक्रोफेज डिस्कस किया गया है इन एक्टिवेशन ऑफ बी एंड टी लिम्फोसाइट्स, और फिर टी लिम्फोसाइट्स का रोल डिस्कस किया गया है बी लिम्फोसाइट्स की एक्टिवेशन में। तो पहले हम मैक्रोफेजेस का रोल डिस्कस कर लेते हैं। जब भी हमारी बॉडी में कोई फॉरेन इन्वेडर एंटर होगा तो हम डिस्कस कर चुके हैं कि मैक्रोफेजेस उसे इनगल्फ कर लेंगे, फैगोसाइटाइज कर लेंगे, उसकी डाइजेशन हो जाएगी। जब डाइजेशन हो जाएगी तो उसके सरफेस पे मौजूद एंटीजन मैक्रोफेज के साइटोसोल में रिलीज़ हो जाएगा। अब फॉरेन इन्वेडर का एंटीजन मैक्रोफेज के साइटोसोल में मौजूद है। मैक्रोफेज ये एंटीजन लिम्फोसाइट्स को पास कर देगा, ट्रांसफ़र कर देगा। जब लिम्फोसाइट्स को अपना एंटीजन मिल जाएगा तो वो एक्टिवेट हो जाएंगे। बी लिम्फोसाइट्स एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे और टी लिम्फोसाइट्स एक्टिवेटेड टी लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे इन रिस्पॉन्स टू दैट एंटीजन। तो यहाँ मैक्रोफेज एंटीजन रिप्रेजेंटिंग सेल्स के तौर पे बिहेव करेगा जो कि एंटीजन को लिम्फोसाइट्स को प्रेजेंट करता है। इसके अलावा मैक्रोफेज इंटरल्यूकिन 1 प्रोड्यूस करते हैं। ये एक ऐसा लिम्फोकाइंस है, एक ऐसा केमिकल है जो कि तमाम लिम्फोसाइट्स और दूसरे WBCs की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करवाएगा। तो ये हार्मोन के तौर पे बिहेव करता है और इन लिम्फोसाइट्स की प्रोडक्शन को स्टिमुलेट कर देगा। इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं टी लिम्फोसाइट्स का रोल बी लिम्फोसाइट्स की एक्टिवेशन में। तो टी लिम्फोसाइट्स की डिफरेंट टाइप हैं, उनमें से एक टाइप है हेल्पर टी लिम्फोसाइट। हेल्पर टी लिम्फोसाइट का बेसिक काम होता है लिम्फोकाइंस की प्रोडक्शन करना, और लिम्फोकाइंस वो ग्रुप ऑफ केमिकल है जो कि प्रोलिफ्रेशन करवाएगा बी लिम्फोसाइट्स की भी, टी लिम्फोसाइट्स की भी और मैक्रोफेजेस की भी। तो ये लिम्फोकाइंस क्या करेंगे, बी लिम्फोसाइट्स की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर देंगे जिसकी वजह से रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बी लिम्फोसाइट इंक्रीज़ कर जाएगा। तो इस तरह टी सेल बी सेल की एक्टिवेशन में भी रोल प्ले करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं मेमोरी सेल्स की और प्राइमरी एंड सेकेंडरी रिस्पॉन्सेस की। तो हम डिस्कस कर चुके हैं कि बी लिम्फोसाइट से लिम्फोब्लास्ट बनते हैं और लिम्फोब्लास्ट से प्लाज्मा ब्लास्ट बनेंगे। तो कुछ लिम्फोब्लास्ट प्लाज्मा ब्लास्ट में डिफ्रेंशिएट होने की बजाय दोबारा बी सेल्स बना देंगे और वो बी सेल हमारी बॉडी में रिजाइड करेंगे, रहेंगे और फ्यूचर में हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन देंगे अगेंस्ट दैट स्पेसिफिक एंटीजन। लिहाजा जब हमारी बॉडी दोबारा उसी एंटीजन से एक्सपोज होगी तो हमारी बॉडी में ऑलरेडी उसके अगेंस्ट बी सेल्स मौजूद होंगे जिन्हें हम मेमोरी सेल्स कहते हैं। वो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन शुरू कर देंगे और इस तरह हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन देंगे। इसके बाद हम रिस्पॉन्सेस डिस्कस कर लेते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी रिस्पॉन्सेस, इनमें फ़र्क क्या है और इनकी इंटेंसिटी में फ़र्क क्यों है। तो हम डिस्कस कर लेते हैं कि हम अपनी बॉडी में इंजेक्ट करते हैं स्पेसिफिक एंटीजन। जब एंटीजन इंजेक्ट करेंगे तो बी लिम्फोसाइट हमारे एक्टिवेट होंगे ऑफ अ स्पेसिफिक क्लोन और उनकी प्रोलिफ्रेशन होगी, डेवलपमेंट होगी और उनका नंबर इंक्रीज़ करेगा। अल्टीमेटली वो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करेंगे और उन एंटीजन को ख़त्म कर देंगे और अल्टीमेटली वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी। इसके बाद कुछ टाइम के बाद हम दोबारा वही एंटीजन बॉडी में इंजेक्ट करेंगे। इस बार दोबारा पी लिम्फोसाइट्स एक्टिवेट होंगे लेकिन इस बार उनका रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा इंटेंस होगा, बहुत ज़्यादा होगा। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है मेमोरी सेल्स। हमारी बॉडी में जब हमने पहले बॉडी को एक्सपोज किया था एंटीजन से तो मेमोरी सेल्स प्रोड्यूस हो गए थे। पहले लेट्स सपोज 20 लिम्फोसाइट बी लिम्फोसाइट प्रोड्यूस हुए थे प्राइमरी रिस्पॉन्स में।
अब जब वो प्राइमरी रिस्पॉन्स ख़त्म हो गया है तो मेमोरी सेल डेवलप होंगे विच में बी 5 और 10। वो 5 या 10 बी लिम्फोसाइट डिवाइड करेंगे और बहुत ज़्यादा बी लिम्फोसाइट डेवलप कर देंगे अगेंस्ट दैट स्पेसिफिक एंटीजन। तो जब फ्यूचर में दोबारा बॉडी एक्सपोज होगी तो हमारी बॉडी में ऑलरेडी मेमोरी सेल्स मौजूद हैं उस एंटीजन के अगेंस्ट, तो वो इमीडिएटली रिस्पॉन्स करेंगे, बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होंगी एंटीबॉडीज़ और उसके इफ़ेक्ट को बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। अब हम बात कर लेते हैं जनरेशन ऑफ लॉन्ग लिव इम्यूनिटी बाय प्लाज्मा सेल। तो प्लाज्मा सेल कैसे हमें लॉन्ग टर्म के लिए इम्यूनिटी देंगे। तो प्लाज्मा सेल की दो टाइप्स हैं, शॉर्ट लिव्ड प्लाज्मा सेल और लॉन्ग लिव्ड प्लाज्मा सेल। शॉर्ट लिव्ड प्लाज्मा सेल्स वो होंगे जो प्रोड्यूस होने के बाद इमीडिएटली बहुत ज़्यादा एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करेंगे, लेकिन एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करने के बाद उनकी एपोप्टोसिस होगी और अल्टीमेटली डेथ हो जाएगी। इसके मुकाबले में लॉन्ग लिव्ड प्लाज्मा सेल्स वो प्लाज्मा सेल्स हैं जो कि इमीडिएटली बहुत ज़्यादा एंटीबॉडीज़ तो प्रोड्यूस नहीं करेंगे, लेकिन वो लॉन्ग टर्म के लिए सर्वाइव करेंगे, हमारी बोन मैरो और लिम्फोइड टिश्यूज़ में एक्यूमुलेट होंगे और लंबे अरसे के लिए हमें प्रोटेक्शन देंगे। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एंटीबॉडीज़ की नेचर की। तो एंटीबॉडीज़ हमारे गैमा ग्लोबुलिन हैं। हमारे ब्लड प्लाज्मा में डिफरेंट तरह के प्लाज्मा प्रोटीन्स मौजूद होते हैं और उन प्लाज्मा प्रोटीन्स की डिफरेंट क्लासेस हैं विच इंक्लूड एल्ब्यूमिन एंड ग्लोबुलिन, और ग्लोबुलिन की फर्दर टाइप्स हैं अल्फा, बीटा एंड गैमा ग्लोबुलिन्स। सो गैमा ग्लोबुलिन इज़ वन ऑफ द टाइप ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन। इसे इम्यूनोग्लोबुलिन भी कहते हैं। इसका मॉलिक्यूलर वेट 160,000 से 970,000 तक होगा और हमारे प्लाज्मा प्रोटीन का 20% गैमा ग्लोबुलिन यानी इम्यूनोग्लोबुलिन ही होंगे, जो कि हम कॉमन लैंग्वेज में एंटीबॉडीज़ कहते हैं। इसके स्ट्रक्चर को डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारी एंटीबॉडीज़ में दो लाइट हैवी चेन होंगी और दो लाइट चेन होंगी। दो हैवी चेन के दरमियान दो डाइसल्फाइड ब्रिजेस होंगी और एक हैवी और एक लाइट चेन के दरमियान एक डाइसल्फाइड ब्रिज होगी। इसके अलावा हम पोर्शन डिस्कस कर लेते हैं। तो हैवी और लाइट चेन दोनों के कुछ पोर्शन कांस्टेंट होंगे और कुछ वेरिएबल होंगे। जो कांस्टेंट पोर्शन होगा वो हर एंटीबॉडी में सेम होगा, लेकिन जो वेरिएबल पोर्शन होगा वो हर एंटीबॉडी में डिफरेंट होगा एंड इट विल बी स्पेसिफाइड फॉर अ स्पेसिफिक एंटीजन। हर एंटीजन के अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होंगी उस एंटीबॉडी का जो वेरिएबल पोर्शन होगा वो डिफरेंट होगा, दैट विल बी स्पेसिफाइड फॉर एंटीजन। जो हमारी कांस्टेंट चेन है, हमारी हैवी चेन है, इसका 2/3 कांस्टेंट होगा और 1/3 वेरिएबल होगा। मींस यहाँ से यहाँ तक कांस्टेंट होगा 2/3 और इधर से इधर तक वेरिएबल होगा, इट विल बी इट्स 1/3। इसके मुकाबले में जो हमारी लाइट चेन है, इसका वेरिएबल पोर्शन भी 1/2 होगा और इसका कांस्टेंट पोर्शन भी 1/2 होगा। अब हम बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ कांस्टेंट पोर्शन ऑफ एंटीबॉडीज़। तो कांस्टेंट पोर्शन ऑफ एंटीबॉडीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके 4 इंपॉर्टेंस हैं। नंबर 1, कांस्टेंट पोर्शन डिफ्यूजिविटी देगा, जिसके थ्रू एंटीबॉडीज़ टिश्यूज़ में और ब्लड में इजीली मूव कर सकेंगी। इसके अलावा ये टिश्यूज़ से अटैचमेंट में मदद देगा, एडहेरेंस देगा टू द स्पेसिफिक स्ट्रक्चर इन द टिश्यूज़। नंबर 3, ये कंप्लीमेंट के कम्प्लेक्स से बाइंड करवाएगा एंटीबॉडी को। एंड नंबर 4, इट हेल्प एंटीबॉडीज़ इन इट्स मूवमेंट अक्रॉस मेम्ब्रेन। तो ये 4 इंपॉर्टेंट फंक्शन हैं एंटीबॉडी के कांस्टेंट पोर्शन के। अब हम बात कर लेते हैं स्पेसिफिसिटी ऑफ एंटीबॉडीज़। तो एंटीबॉडीज़ की स्पेसिफिसिटी की एक ही रीज़न है और वो है इनका वेरिएबल पोर्शन ऑफ हैवी एंड लाइट चेन। इनके हैवी और लाइट चेन पर जो वेरिएबल पोर्शन होगा वहाँ एक ख़ास एंटीजन ही बाइंड करेगा और ये उसी को ही रिस्पॉन्स करेंगे। मिसाल के तौर पे ये हमारे पास एक एंटीबॉडी का वेरिएबल रीजन है, तो यहाँ ये ख़ास एंटीजन ही बाइंड करेगा। इसी तरह मैं कहता हूँ कि ये एक एंटीबॉडी का वेरिएबल रीजन है, तो यहाँ ये वाली एंटीजन ही बाइंड करेगी। तो एंटीजन के लिए जी एंटीबॉडी की स्पेसिफिसिटी इज़ ड्यू टू दिस वेरिएबल रीजन। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि इनकी बाइंडिंग होती कैसे है। तो एंटीबॉडी और एंटीजन की जब बाइंडिंग होगी तो सर्टेन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होंगी बिटवीन एंटीजन एंड एंटीबॉडी। नंबर 1 इज़ हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन।
एंटीजन और एंटीबॉडीज़ के दरमियान हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन डेवलप होंगी जिसके थ्रू वो बाइंड कर जाएंगी। इसके अलावा हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप हो सकती है। इसके अलावा आयनिक इंट्रैक्शंस होंगी। एंड नंबर 4 इज़ वैन डर वाल फोर्सेस। ये चारों इंट्रैक्शंस हम केमिस्ट्री में डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे एफिनिटी कांस्टेंट की। तो एफिनिटी कांस्टेंट इज़ क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ एफिशिएंसी ऑफ एंटीबॉडीज़। एक एंटीबॉडी एक एंटीजन के लिए कितनी स्पेसिफिक है और कितनी एफिशिएंटली वो एंटीजन के इफेक्ट को ख़त्म करेगी, इट विल बी मेजर्ड बाय इट्स एफिनिटी कांस्टेंट। एफिनिटी कांस्टेंट इज़ रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स टू प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एंटीबॉडी एंड एंटीजन। तो जो एंटीबॉडी और एंटीजन के आपस में कम्बिनेशन के बाद कम्प्लेक्सेस बने हैं, एंटीबॉडी एंटीजन कम्प्लेक्स, उनकी रेशो प्रोडक्ट ऑफ एंटीबॉडी कंसंट्रेशन एंड एंटीजन कंसंट्रेशन। तो ये एफिनिटी कांस्टेंट जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा स्पेसिफिसिटी होगी एंटीबॉडीज़ की और उतनी ज़्यादा एफिशिएंट होंगी एंटीबॉडीज़ अगेंस्ट दैट एंटीजन। और ये एफिनिटी कांस्टेंट जितना कम होगा उतनी कम ही एंटीबॉडीज़ की एफिशिएंसी होगी, क्योंकि जितने ज़्यादा एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्स होंगे उतनी ज़्यादा ही एफिनिटी कांस्टेंट होगी और उतनी ज़्यादा ही इसकी एफिशिएंसी होगी। अब हम एंटीबॉडीज़ की 5 जनरल क्लासेस डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ से हम 1 बाय 1 सारी क्लासेस डिस्कस कर लेंगे। नंबर 1 इज़ इम्यूनोग्लोबिन जी। इम्यूनोग्लोबिन जी, इम्यूनोग्लोबिन ए, इम्यूनोग्लोबिन एम, डी एंड ई। जी में जो हैवी चेन होगी वो गैमा होगी, ए में हैवी चेन अल्फ़ा होगी, एम में माइक्रो, डी में डेल्टा एंड ई में एप्सिलॉन। तो हैवी चेन के डिफरेंस की वजह से डिफरेंट तरह की एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट है हमारी बॉडी में, और लाइट चेन सब में सेम होगी, इट विल बी लैम्डा और कैपा। इनके फंक्शन डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारी जो इम्यूनोग्लोबिन जी है ये ह्यूमोरल इम्यूनिटी देगी। दिस इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट एंटीबॉडी। 75% इम्यूनोग्लोबिन जी ही हमारी बॉडी में मौजूद होगी। और ह्यूमोरल इम्यूनिटी जिसे हम एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी भी कहते हैं, ये इम्यूनोग्लोबिन जी की वजह से होगी। इसके बाद हम इम्यूनोग्लोबिन ए डिस्कस कर लेते हैं। तो इम्यूनोग्लोबिन ए अर्लियर लाइफ में हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन देगी। इसके अलावा इम्यूनोग्लोबिन एम है। इम्यूनोग्लोबिन एम इम्यूनोग्लोबिन जी की तरह ही है, ये भी ह्यूमोरल इम्यूनिटी देगी और ये भी हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी और ये भी प्रोटेक्शन देगी अगेंस्ट इन्वेडिंग ऑर्गेनिजम्स। लेकिन दोनों में डिफरेंस ये है कि इम्यूनोग्लोबिन एम हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, ये पहले एक्टिव होगी, पहले इसका काउंट इंक्रीज़ करेगा और पहले ये पार्टिसिपेट करेगी बॉडी की प्रोटेक्शन में। उसके बाद इम्यूनोग्लोबिन एम बैकफुट पे चली जाएगी और हमारी इम्यूनोग्लोबिन जी डोमिनेट करेगी, इसका काउंट इंक्रीज़ करेगा और फिर मेजर जो काम होगा वो इम्यूनोग्लोबिन जी करेगी। इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं इम्यूनोग्लोबिन डी। इम्यूनोग्लोबिन डी का फंक्शन मोस्टली अननोन है, लेकिन कहा जाता है कि ये बी सेल रिसेप्टर के तौर पे काम करती हैं। और इसके बाद लास्ट में आ जाता है इम्यूनोग्लोबिन ई, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू एलर्जिक रिएक्शन। इसका बेसिक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन है एलर्जिक रिएक्शन करवाना। ये हिस्टामाइन रिलीज़ कराती है और डिफरेंट सब्सटेंसेस रिलीज़ करवाती है, जिसकी वजह से एलर्जिक रिएक्शन बॉडी में डेवलप होगा। अब हम बात कर लेते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़। एंटीबॉडीज़ दो तरह से हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन देगी, डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली ये कम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करती हैं और कम्प्लीमेंट सिस्टम फिर फर्दर हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन देगा। और डायरेक्टली ये 4 तरह से हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन देगी। नंबर 1 इज़ एग्लूटिनेशन, नंबर 2 इज़ प्रेसिपिटेशन, नंबर 3 इज़ न्यूट्रलाइजेशन एंड नंबर 4 इज़ लाइसिस। एग्लूटिनेशन डिस्कस कर लेते हैं। एग्लूटिनेशन में हमारी एंटीबॉडीज़ एंटीजन के साथ बाइंड करेंगी। इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि एक एंटीबॉडी एक से ज़्यादा एंटीजन के साथ बाइंड करती है। इसी तरह एक एंटीजन एक से ज़्यादा एंटीबॉडीज़ के साथ बाइंड करेगा। तो इनकी इंटर बाइंडिंग की वजह से एक लार्ज कॉम्प्लेक्स डेवलप होगा, एक लार्ज क्लम्प बन जाएगा और उस क्लम्प पर बाद में फैगोसाइट्स एक्ट करेंगे और इसकी डिस्ट्रक्शन कर देंगे। तो एंटीबॉडीज़ और एंटीजन की बाइंडिंग की वजह से लार्ज क्लम्प बनेगा और अल्टीमेटली इसकी डिस्ट्रक्शन हो जाएगी और इस प्रोसेस को हम कहते हैं एग्लूटिनेशन। इसके बाद अगला पॉइंट है हमारा प्रेसिपिटेशन। जो हमारी एंटीजन है जो कि फ्रीली
मूवेबल एंटीजन है जो कि किसी बैक्टीरिया के सरफेस पे मौजूद नहीं है और टॉक्सिन का काम करती हैं, जहर का काम करती हैं, वो यूजुअली सोलबल होंगी ब्लड में, लेकिन जब एंटीबॉडी उनके साथ बाइंड कर जाएगी तो वो इनसोलबल हो जाएंगी, और जब वो इनसोलबल होंगी तो वो फैगोसाइट से ज़्यादा एक्सपोज होंगी, फैगोसाइट्स उन पर एक्ट करेंगे और उनको डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो इस तरह प्रेसिपिटेशन होगी उनके पहले, फर्स्ट दे विल बी सोलबल, और एंटीबॉडी के बाइंड करने की वजह से वो इनसोलबल हो जाएगी, उनकी प्रेसिपिटेशन हो जाएगी, और प्रेसिपिटेशन की वजह से उनकी डिस्ट्रक्शन होगी। तीसरा पॉइंट है हमारा न्यूट्रलाइजेशन। जो हमारे एंटीजन है उनकी टॉक्सिक साइट्स पर हमारी एंटीबॉडीज़ बाइंड करेंगी, उनको कवर कर लेंगी और उनका टॉक्सिक इफेक्ट ख़त्म कर देंगी, डिटॉक्सिफिकेशन कर देंगी, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन। हमारा फोर्थ पॉइंट है लाइसिस। लाइसिस में एंटीबॉडीज़ किसी इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया के सरफेस पे जाके बाइंड करेंगी और उसको रप्चर कर देंगी, उसकी मेम्ब्रेन को डैमेज करेंगी। उसकी मेम्ब्रेन जब डैमेज हो जाएगी तो अल्टीमेटली उसकी लाइसिस हो जाएगी, उसका साइटोप्लाज्म रिलीज़ हो जाएगा और वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इस प्रोसेस को हम कहते हैं लाइसिस। तो इस तरह ये 4 मेथड हैं जिसके थ्रू एंटीबॉडीज़ डायरेक्टली बॉडी को प्रोटेक्शन देंगी। नंबर 1 इज एग्लूटिनेशन, प्रेसिपिटेशन, न्यूट्रलाइजेशन एंड लाइसिस। इसको हम निमोनिकली प्लान से डिस्कस करेंगे। P फॉर प्रेसिपिटेशन, L फॉर लाइसिस, A फॉर एग्लूटिनेशन एंड N फॉर न्यूट्रलाइजेशन। Our next topic is complement system for antibody action। जब बॉडी में कोई एंटीजन एंटर होगा तो एंटीबॉडी उसके साथ बाइंड करेगी और एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स डेवलप होगा। एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनने से एक सिस्टम एक्टिवेट होगा जिसे हम कंप्लीमेंट सिस्टम कहेंगे, और उस कंप्लीमेंट सिस्टम की वजह से डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनेंगे जो कि हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन देंगे। इस कंप्लीमेंट सिस्टम में 20 प्रोटीन्स हैं। इट इज़ अ सेट ऑफ 20 प्रोटीन्स। इन 20 प्रोटीन्स में 11 प्रोटीन्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और ये 11 प्रोटीन्स हैं C1 to C9 प्रोटीन, बी प्रोटीन एंड डी प्रोटीन। तो ये 11 प्रोटीन्स इन 20 प्रोटीन्स में बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और ये 20 प्रोटीन्स हमारा कंप्लीमेंट सिस्टम बनाती हैं। कंप्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट होने के बाद डिफरेंट प्रोसेसेस होंगे, डिफरेंट पाथवेज डेवलप होंगे, जिनमें से एक पाथवे है क्लासिकल पाथवे, जो कि अब हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। क्लासिकल पाथवे में क्या होगा? क्लासिकल पाथवे में फर्स्ट ऑफ ऑल वो 11 प्रोटीन्स इन्वॉल्व होंगे जो कि हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। दीज आर C1 to C9 प्रोटीन, बी प्रोटीन एंड डी प्रोटीन। तो क्लासिकल पाथवे कैसे बनेगा ये हम इधर डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनेगा। इसके बाद हम पहले प्रोटीन्स डिस्कस कर लेते हैं जो कि इस पाथवे में इन्वॉल्व हैं। तो सबसे पहले है C1 प्रोटीन, इससे थोड़ा नीचे हम लिख लेते हैं C2 प्रोटीन, देन C3 प्रोटीन, इसके बाद C4 प्रोटीन है। C4 प्रोटीन हम C2 के साथ लिखेंगे। इसके बाद C5 प्रोटीन और 6 प्रोटीन हम C5 प्रोटीन लिखेंगे। इसके बाद C6 और 7 प्रोटीन हम एक साथ लिखेंगे, और देन हमारा C8 और C9 प्रोटीन। तो C1 प्रोटीन, C2 प्रोटीन, C3 प्रोटीन, फिर C4 को हम C2 के साथ ही लिख देंगे, देन हमारा C5, C6 एंड 7 एंड देन C8 एंड C9। अब हम देखते हैं कि प्रोसेस होगा क्या। तो जब एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स डेवलप हो जाएगा तो ये C1 को एक्टिवेट करेगा। C1 एक्टिवेट होने के बाद हमारा C1 एक्टिवेटेड प्रोटीन बना देगा। जब ये C1 एक्टिवेटेड प्रोटीन बन जाएगा तो ये हमारे C2 और C4 को एक्टिवेट करेगा। ये दोनों जब एक्टिवेट होंगे तो 2 प्रोडक्ट्स बनेंगे। नंबर 1 इज़ C42 एंड नंबर 2 इज़ C4A। जो हमारा C42 है ये अब C3 को एक्टिवेट करेगा, और C3 एक्टिव होके 2 प्रोडक्ट्स बनाएगा। नंबर 1 इज़ C3B एंड नंबर 2 इज़ C3A। आगे ये कंप्लीमेंट कैस्केड सिस्टम क्लासिकल पाथवे बहुत सिंपल है। हमारा C3 और C4, C3A और C4A आगे रिलीज़ हो जाएगा और मुख्तलिफ प्रोसेसेस में इन्वॉल्व होगा, जबकि हमारा C3B दोबारा C5 को एक्टिवेट करेगा। C5 एक्टिवेट होके फिर दोबारा 2 प्रोडक्ट्स बनाएगा, C5B एंड C5A। अब C5B
C6 और C7 को एक्टिवेट करेगा। लेकिन अब जो प्रोडक्ट्स बनेंगे वो C5b, C6 और C7 का कम्बिनेशन होंगे। तो ये तीनों अब एक ही छत के नीचे आ जाएंगे। C5b, 6 एंड 7 ये एक ही प्रोडक्ट बन जाएगा। अब ये प्रोडक्ट जाएगा C8 और C9 के पास और इनको जाके एक्टिवेट करेगा और इनके साथ मिल जाएगा और अल्टीमेटली हमारा एक जॉइंट प्रोडक्ट बनेगा विच विल बी C5b, 6, 7, 8, 9। तो ये हमारा लास्ट प्रोडक्ट है। यहाँ एक और पॉइंट भी डिस्कस कर लेते हैं कि C3 की एक्टिवेशन में C42 के अलावा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बी प्रोटीन और डी प्रोटीन भी इन्वॉल्व होंगे। अब हम इस कम्प्लीमेंट कैस्केड सिस्टम, इस क्लासिकल पाथवे में जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला प्रोडक्ट है हमारा C4A, दूसरा प्रोडक्ट है हमारा C3A, थर्ड प्रोडक्ट इज C5A एंड लास्ट प्रोडक्ट इज C5B, 6, 7, 8, 9। अब हम कम्प्लीमेंट सिस्टम की इंपॉर्टेंस डिस्कस कर लेते हैं कि कम्प्लीमेंट सिस्टम से जो सब्सटेंसेस बनते हैं, जो प्रोडक्ट्स बनते हैं, वो क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। नंबर 1, दे काजेज एग्लूटिनेशन ऑफ इन्वेडिंग बैक्टीरिया और सम अदर वायरस और सम अदर ऑर्गेनिज्म। दे मे काज फेगोसाइटोसिस, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ टॉक्सिन्स। दे एक्टिवेट मास्ट सेल्स एंड बेसोफिल्स। दे मे हैव इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट्स, और हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट एक प्रोटेक्टिव फंक्शन परफॉर्म करता है हमारी बॉडी में और टॉक्सिन को हमारी पूरी बॉडी में स्प्रेड होने से बचाता है। इसके अलावा लाइसिस, दे आल्सो काज ऑप्सोनाइजेशन। ऑप्सोनाइजेशन और फेगोसाइटोसिस हम पहले भी चैप्टर्स में डिस्कस कर चुके हैं, ये को रिलेटेड टर्म्स हैं। इसके बाद हमारा लास्ट फंक्शन है कीमोटैक्सिस। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि हमारे कम्प्लीमेंट सिस्टम के प्रोडक्ट्स परफॉर्म करेंगे। इन सारे फंक्शंस को याद करने के लिए हम एक निमोनिक यूज़ कर लेते हैं विच इज़ अपना ILOC, which is A for agglutination, P for phagocytosis, N for neutralization, A for activation of mast cells and basophils, I for inflammatory effect, L for lysis, O for opsonization and C for chemotaxis of neutrophil and macrophages। तो ये निमोनिक है जिससे हम वो सारे प्रोसेसेस याद कर सकते हैं जो कि कम्प्लीमेंट सिस्टम की वजह से होंगे। इसके बाद हम स्पेसिफिकली डिस्कस कर लेते हैं कि कम्प्लीमेंट सिस्टम के प्रोडक्ट्स स्पेसिफिकली क्या फंक्शन परफॉर्म करेंगे। तो हमारा C3A, C4A और C5A ये ख़ास तौर पर एक्टिवेशन करवाएगा मास्ट सेल्स की और बेसोफिल्स की। नंबर 2, हमारा C3B ये ऑप्सोनाइजेशन करवाएगा और फेगोसाइटोसिस करवाएगा बैक्टीरिया की। नंबर 3, C5A ये कीमोटैक्सिस करवाएगा न्यूट्रोफिल्स की और मैक्रोफेजेस की। और लास्ट है हमारा C5B, 6, 7, 8, 9 ये लाइसिस करवाएगा बैक्टीरिया की।